10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर मोहन ओन्स 2 हाउसेस, 2 घर रखता है और उनकी डिटेल्स दी हुई। हाउस 1, हाउस 2 एंड बोथ ऑफ द हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 अप्रैल 2013। दिया है ना, बोलो। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 10 लाख और 15 लाख। फेयर रेंट 12 लैक्स एंड 14 लाख। फर्स्ट हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सेकंड हाउस जो है वो लेट आउट है। स्टैंडर्ड रेंट दिया है। एनुअल रेंट अंडरलाइन कर लें, एनुअल रेंट पर श्रवण दे दे हमको। एनुअल रेंट को अंडरलाइन कर लेंगे आप। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कोई मतलब नहीं इंश्योरेंस प्रीमियम का, बताया था मैंने। 30% डिडक्शन में आ जाता है सब। रिपेयर बेकार की चीज़ है। अनरियलाइज रेंट कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड फॉर द प्रीवियस ईयर 14-15 डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ द लोन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट अटैच टू द रिटर्न, नो एंड नो। डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर, फलाना एंड ढिमाका। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले हमको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्या है सर जी? जब हमने आप लोगों को सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन बताई थी तो मैंने उस समय कुछ फॉर्मेट बनाया था इस तरह, याद आया? और मैंने उस समय कहा था ये है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड और ये है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये क्या मतलब है? हमने लोन लिया 1 अक्टूबर 2012 को, हो सकता है 10 कर देते हैं, और हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन कितने साल ले लें? 10 अप्रैल 2013। अप्रैल भी मत लो, अगस्त ले लो। मकान बन करके तैयार। बताओ इसमें अगर हम प्रीवियस ईयर 14-15 की बात करते हैं, इसमें से तुम लोग 2 पीरियड्स अलग करो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। बताओ कौन सी डेट से लेकर किस डेट तक प्री कंस्ट्रक्शन होगा, किस डेट से लेकर किस डेट तक पोस्ट होगा। अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 9 अगस्त 2013 तक प्री है। 10 अगस्त 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 एंड 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, ये सारा पोस्ट है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने प्री और पोस्ट जैसी डेट दी थी वैसे बांट लिया, लेकिन तुम लोग का ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। क्या है? गलत है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा 1 साल होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा 1 साल होता है। डेट और डेज में डिवाइड नहीं होता, डेट और डेज में डिवाइड नहीं होता। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा एक फाइनेंशियल ईयर होगा,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा एक फाइनेंशियल ईयर होगा जो खत्म होगा 31 मार्च को, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हमेशा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। जरा देखो ना, क्यों सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, जब हम इस साल की बात करेंगे 13-14, इसमें भी आधा आया, आधा इसमें भी आया। देखो ना, अगस्त तक नहीं आया। कहां से कहां तक? 1 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012, और 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013। लेकिन देखो ना, कुछ डेट इधर आ गई, 1 अप्रैल 2013 से 9 अगस्त 2013। हाँ या ना? और इधर कौन कौन सी डेट आ गई? 10 अगस्त 2013 से लेकर 31 मार्च 2014, और 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। इनको प्री मानने में कोई बुराई नहीं, पूरे पूरे साल है गए। इनको पोस्ट मानने में कोई बुराई नहीं। जो सारा लोचा है केवल 4-5-6 महीने इधर और 4-5-6 महीने इधर, वही एक साल 13-14 आधा इधर आधा इधर कहा गया। ऐसा नहीं कर सकते। या तो इसको पूरा का पूरा पोस्ट में ले आओ, या तो इसको भी प्री में ले जाओ। क्यों? अभी बताते हैं। तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए, प्री या पोस्ट? इसको पोस्ट माने या इसको प्री माने? इसको क्या माने? प्री कि इसको पोस्ट? अब सुनो, हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करने बैठे नहीं हैं, हम लोग यहाँ रिटर्न भरने के लिए बैठे हैं कि हम लोग को अपनी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचानी है, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है। ध्यान दो, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं देन वी हैव टू शो ऑल ऑफ आवर रिटर्न्स, ऑल ऑफ आवर इनकम्स। हाँ या ना? रिटर्न में गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इस पे इतना कमाया, इस हेड से इतना कमाया, इस हेड से इतना कमाया। जब इस हेड से इतना कमाया तो एक बात बताओ, क्या हम इस लायक नहीं हो जाते कि 1 अगस्त या 10 अगस्त से ये मकान किराए पर उठाना शुरू कर दे? यहां तक तो प्रॉब्लम थी कि हम यहां तक मकान किराए पर नहीं उठा सकते थे, लेकिन यहां से हम मकान किराए पर उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब मकान किराए पर उठाना स्टार्ट कर सकते हो, लेट आउट कर सकते हो, डीम्ड लेट आउट कर सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हो, तो बट ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। और जब घर से कमाना आप शुरू कर दोगे तो उसकी रिटर्न भी आप दाखिल करनी शुरू कर दोगे, बोलो ना। और जब रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दोगे, वहां इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हो, इनकम आनी शुरू हो गई है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन इज नॉट अ बिग इश्यू। यहां पर तो इनकम थी ही नहीं, छूट कहां से ले? यहां तो इनकम थी ही नहीं, छूट कहां से ले? बोलते क्यों नहीं? यहां तो इनकम थी ही नहीं, छूट कहां से ले? लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट में बंट गया, लेकिन आधा पार्ट जरूर ये बता रहा है कि आप अपने मकान को किराए पर उठा करके डीम्ड लेट आउट मान करके या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर करके इंटरेस्ट की छूट ले सकते हो। और जब इंटरेस्ट की छूट ले सकते हो तो आधे साल की क्यों नहीं पूरे साल की। कंसेप्ट है हल्का सा। यहाँ पर चीज़ों को बांटना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर अपनी इनकम को शो करना इंपॉर्टेंट है। भले ही 1 महीना हम किराए पर घर उठा सकते हैं, तो क्या पूरे साल का इंटरेस्ट छूट में नहीं ले सकते? बात खत्म। हाँ बोलो। तो ये है 1 अप्रैल से 9 अगस्त तक, तो ये क्या वैकेंसी दिखाएंगे? बोलने दो। इसको अब हम मान लेंगे पोस्ट। क्या मान लेंगे? पोस्ट। ये हो जाएगा प्री। ये तो पोस्ट है ही है, बोलो। तो जितना हिस्सा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आता है पार्ट ऑफ द ईयर, वो पूरा क्या मान लिया जाता है? पोस्ट मान लिया जाता है। बस इस चीज को याद रखना, क्योंकि इस इंटरेस्ट की भी छूट हम इस इनकम से ले सकते हैं। तो बात खत्म। जो हमारे पास प्रॉब्लम बची, जानते हो क्या प्रॉब्लम आई? सर ये पूरे इंटरेस्ट की छूट हम ले सकते हैं, इस इंटरेस्ट की छूट इस साल से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस इंटरेस्ट का क्या, जिसकी छूट हम ले ही नहीं पाए,
जिसकी डिडक्शन हम अवेल ही नहीं कर पाए, क्योंकि घर तो मेरे पास था ही नहीं। और जब घर था ही नहीं, वो बंदा कह रहा है वैकेंसी मान लेंगे। अरे जब घर पे ईंटें लग रही थी तो तुम वैकेंसी कैसे मान लोगे? पहली चीज़, घर घर हो तब तो वैकेंसी मानो। सुन लो, जब कंस्ट्रक्शन पीरियड में है तो उस घर को कैसे घर मान लोगे? घर तो मेरा हुआ 10 अगस्त से, उसके पहले तो घर था ही नहीं। उसके पहले तो रिपेयरिंग और काम चल रहा था सारा, दरवाजे लग रहे थे, खिड़कियां लग रही थी। बात समझना, ये हमारा पोस्ट मान लिया गया। वैकेंसी है नहीं है दैट इज अनदर मैटर, लेकिन वैकेंसी तो मानना ही मत। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जब घर नहीं है तो वैकेंसी कहां से? प्रॉब्लम इन 3 ईयर्स को लेकर के आई कि इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट हम डिडक्शन कैसे क्लेम करें? क्या हम क्लेम कर पाएंगे? जवाब होगा ना। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। गवर्नमेंट ने कहा हिंदुस्तान में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं और पहनने के लिए कपड़ा नहीं। ये बेसिक नीड्स है। ये क्या है? बेसिक नीड्स है। और अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको कुछ इंसेंटिव्स दे जिससे आप लोन लेकर अपना घर बनवा सकें। हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया कि वो इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट की आप कहते हो छूट नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, मिल जाएगी। अब मिल जाएगी। आप इंटरेस्ट एक जगह इकट्ठे करते रहो, करते रहो, करते रहो। इन 3 ईयर्स का जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट है, इसको 5 बराबर ईयर्स में आप डिडक्शन ले सकते हो। पहला प्रीवियस ईयर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, ये 5 साल और हैं। हर साल का, अब ये तो पूरा आपका इंटरेस्ट क्या हो गया? पोस्ट हो गया, पक्का ना? 1 अप्रैल 2013 से। तो इस साल का इंटरेस्ट छूट मिलेगा प्लस इस पूरे इंटरेस्ट का 1/5, 5 बराबर हिस्सों में बांट दो। मान लो इधर का इंटरेस्ट आता है 10,000 2 मिनट के लिए, तो कितना आया? 1/5। इसकी छूट चाहिए ना तुमको 10,000 की, ले लो। हर साल प्लस कर दो 2,000। हर साल जितना इंटरेस्ट उस साल का बने वो प्लस पिछले सालों वाला इंटरेस्ट 2,000। मिल गई ना छूट आपको? अब तो ना बोलो कि छूट नहीं देती सरकार, छूट देती है सरकार आपको। इस साल का तो इंटरेस्ट जो बना प्लस 2,000 पिछला वाला। इस साल का जो इंटरेस्ट बना वो प्लस 2,000 पिछले साल का। इस साल का जो इंटरेस्ट बना वो प्लस पिछले साल का 2,000। आपको 10,000 की छूट भी मिल गई, करंट ईयर की भी छूट मिल गई। हो गया ना? लेकिन अगर लेट आउट है तो पूरी छूट मिलेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 30,000 या 2 लाख मैक्सिमम, दोनों को मिला करके। ये नहीं सर इसका 30,000 प्लस 2,000 32,000, इसका 2 लाख प्लस 2,000 2 लाख 2,000 ना, हम टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल लिमिट 30,000 या 2 लाख। अब क्लियर हुआ? ये हमारा कंसेप्ट है किसका? प्री एक्विजिशन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें पहले, इस क्वेश्चन पर जाने से पहले करें, ताकि हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि ये होता कैसे। एग्जाम्पल,
दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के बाद ही हम लोग इस लायक हो पाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 वगैरह कर सकें। करें? सॉल्यूशन देखिए, देखें इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम दो पार्ट में बांट देंगे। पहला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। कैसे बांटेंगे? 1 जुलाई 2010 से लेकर 31 मार्च 2011, बोलो ना, मकान कब कंप्लीट हो रहा है? 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 और 1 अप्रैल 2012 से 31/3/2013। लेकिन 1 अप्रैल से अक्टूबर तक आधा इधर आएगा और आधा उधर जाएगा। क्या करें? पूरा उधर ले जाएं? बहुत बढ़िया। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 और 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 हम लोगों ने बांट लिया। पहली विजय हो गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब तो कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जरा देखो कैसे, सुनो, पहले कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो, 5 लाख का 12% के हिसाब से जुलाई से लेकर के मार्च 11 तक, क्योंकि 1 अप्रैल को पेमेंट किए हैं तो मार्च 11 तक तो कोई दिक्कत आने से रही। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीना छोड़ दो, 9 महीने का ले लो। 45,000 कितना बोलो? पक्का? अब 1 अप्रैल से लेकर के मैंने 1 अप्रैल को पेमेंट कर दिया, 5 लाख में से 1 लाख का पेमेंट कर दिया है, बचा कितना? 4 लाख। और 30/9/2012 वो तो इस साल आएगा, हाँ या ना? 12% के हिसाब से पूरे साल भर का 48,000। कितना कितना? देखो ना कितना सिंपल है। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर के 4 लाख रुपए था मेरे पास। कब तक था 4 लाख का उधार? 30 सितंबर तक, यानी 6 महीने तक मैंने 4 लाख रुपए का लोन ले रखा था। और बाकी 6 महीने मैंने 50,000 का पेमेंट कर दिया, यानी अब मेरे ऊपर इंटरेस्ट कितने का चढ़ेगा? क्योंकि लोन मैंने 3.5 का ही ले रखा है, तो 12% के हिसाब से 6 महीने का 24,000, 21,000। क्लियर है? इधर आते हैं, मेरे पास उधार कितना है? 3.5 लाख। कब से? 1 अप्रैल 2013 से। बाकी तो बाद में कोई रीपेमेंट है नहीं, अब टेंशन ही नहीं है। सीधे सीधे 3.5 लाख का 12% सालाना। बयालीस हजार। सर जी ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब बांटें कैसे? कुछ नहीं करना, इसकी छूट नहीं मिल रही थी ना हमको, टोटल कर लो। 90, 9 4 13, 1 38, बोलो। इसको भी क्या कर ले, मतलब हर जगह टोटल ही करते रहोगे, इसको छोड़ो, है कि नहीं? कर रहे हो क्या टोटल इसका? अच्छा, इसकी छूट तो इस साल मिल ही जाएगी, इसकी छूट तो इस साल मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? डिवाइडेड बाई 5 कर दो,
27,200। अच्छा, यानी अब इसकी छूट 5 सालों में ले लें। कब कब ले सकते हैं? 27,600, ये पोस्ट की छूट और ये प्री की छूट। 15-16 में भी ले सकते हैं, बोलो ना। 16-17 में भी लेंगे, कितनी? और 17-18 में भी ले लेंगे। 5 साल हो जाएंगे ना। चलो, ये तो प्री की छूट होती रहेगी, ये तो आता रहेगा। हमें मतलब इस साल से, केवल आज की डेट में हमें इस साल से लेना देना है। टोटल इंटरेस्ट कितना आया? इस साल का। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें छूट मिल सकती है 30,000 या 2 लाख। 2 लाख की छूट मिल सकती है अगर मैंने लोन लिया है 1/4/99 के बाद। सही है। घर कंप्लीट हो गया हो 3 साल के अंदर, सॉरी 1/4/99 के बाद, और घर कंप्लीट हो गया हो 3 साल के अंदर। इस साल के खत्म होने के बाद तो 31/3/2011 से देखो, 11/12/12/13, अरे हाँ बच गए, 6 महीना पहले ही कंप्लीट हो गया। नहीं, यानी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। पहला 1/4/99 के बाद लोन लिया है, 3 साल के अंदर घर बन गया है, और घर बनवाने के लिए मैंने लोन लिया है। सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो मुझे 2 लाख की छूट मिलेगी मैक्सिमम। अब आते हैं 2 पार्ट में बांटो। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम ₹2 लाख, और एक्चुअल कितना है? 69,600। तो डिडक्शन कितनी अलाउड होगी? 69,600। और ये लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है, दोनों केस में सेम आंसर रहेगा, ₹69,600। आपका आंसर आ गया। बहुत टफ था, बहुत आसान है। बच्चे रोते हैं इसमें कि सर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा। अरे समझने की दिक्कत क्या है? सिंपली प्री और पोस्ट जहां आपने डेट्स डिफाइन कर दी, आपका काम आसान है। नोट करना है कि मिटा दें? हटा सकते हैं इसको। समझ में आ गया ना कंसेप्ट? चलो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर में तो तुम लोग को तो मजा आ जाए। टीचर हैं कि देते ही नहीं है जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Mr. Rohan owns 2 houses. They are particular for the previous year 14-15 given below. House number 1 self-occupied, house number 2 let out. Construction completed on 1st April 2013. Important ये है कि लोन कब लिया था। देखो नीचे लिखा हुआ है, लोन 1/4/99 के बाद ही लिया है दोनों, 31 दिसंबर 2009। तो लेट आउट का कभी भी लोन ले, उसे तो हमें लेना देना नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का देखते हैं कि 1/4/99 के पहले है या उस दिन या उसके बाद है। पक्की बात। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 10-15, फेयर रेंट दिया है, स्टैंड। मैंने वर्ड अंडरलाइन करवाया था एनुअल रेंट। एक कंसेप्ट है बुक्स में, कई किताबों में मिलेगा,
एनुअल लेटिंग वैल्यू, तुम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा साइड में करोगे, हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, हम लोग सीधे सीधे बेयर एक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो जब तुम लोग कभी कभी स्टडी मेट का कोई क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ ALV का कैलकुलेशन किया हुआ है, कोई किताब रेफर करोगे तो ALV का कैलकुलेशन किया है, हम उस कंसेप्ट को क्या करेंगे, किनारे करेंगे, हम लोग सीधे सीधे बेयर एक्ट को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और कई ऑथर्स ने उसको प्रेफर भी किया है। चलो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट। सबसे पहले तो आ जाओ हाउस नंबर 1 के बारे में। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बोलो, 2 पार्ट में ले लो, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक लेट आउट है, हाउस 1 एंड हाउस 2। पहले बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड का GAV क्या होता है, सोचना है क्या कुछ? माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितना होता है? निल। सोचना है क्या? बोलते क्यों नहीं? नहीं, बचा क्या? कितना? माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कितना? अरे बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। प्री कंस्ट्रक्शन का और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, पक्की बात है। चलो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 लाख, कितना? पोस्ट का 1 लाख, बोलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या तो ये लॉस होगा, बोलो ना, कितना? 2 लाख। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो ऐसे ना समझ में आए तुम लोग को, अगर ये दिक्कत होती है हम यही लिख देते, नहीं दिक्कत हो तो हम यही लिख देते। अब क्लियर है? 4 लाख की छूट थोड़ी मिल जाएगी, 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने वाली। अब क्लियर है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं मिलने वाली। आगे चले, चलो उधर की बात करते हैं। ये हो गया, इधर खत्म, पता चला। उधर की बात देखो, कितना डेटा दिया था, दिमाग खराब हो रहा था। दूसरा देखो, हाउस है लेट आउट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट में 15-14 में जो ज़्यादा हो 15, 15 एंड 16 में जो कम हो 15, 15, 15। इधर देखना, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 15 और फेयर रेंट दिया है 14, तो फेयर रेंट नंबर 1 हो जाएगा 14। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है? 16, सॉरी, इन दोनों में जो कम होगा फेयर रेंट नंबर 2, 15। अब यहां हम लोग देखते हैं एक्चुअल रेंट, नॉट द एनुअल रेंट। एनुअल रेंट नहीं देखते, एक्चुअल रेंट देखते हैं। तो एक्चुअल रेंट कितना है जरा देखो। साल भर का अगर मिला होता तो 18 लाख मिलता, लेकिन वहां लिखा है अनरियलाइज रेंट 4,50,000 है जो नहीं मिला, यानी 13,50,000 मिल गया। और 13,50,000 तक पहुंचना सही है क्या? हाँ सही है, क्योंकि 4,50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि रूल 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है लिखा है। तो हम 18 में से 4.5 अगर हटा दें तो 13,50,000। बोलो अच्छा, और तो कुछ बचा नहीं। क्या मकान वैकेंट था? ये कम है ना, ये ज्यादा है। जब एक्चुअल रेंट कम होता है तो हम ये देखते हैं क्या ये ड्यू टू वैकेंसी है? ना ना,
अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड और वैकेंसी में मैंने कहा था फर्क करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम लोग बार बार वहीं जाकर अटक रहे हो। अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन आपने ले ली, डजंट मीन एट ऑल दैट द हाउस वाज वैकेंट। द हाउस वाज ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट बट द रेंट कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम। और वैकेंट का मतलब होता है ताला लगा होना, दोनों में फर्क है। यहां पर बताओ एक्चुअल रेंट किसी और रीजन से कम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फेयर रेंट नंबर कितना रुपया। आ जाओ, क्या दिक्कत है, सिंपल। आगे चलो। म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना, 1,50,000, बोलो ना कितना आया। 13,50,000 का 30% आप तो निकाल नहीं पाओगे। 39 और 15, 44, 54, 40, 4,05,000। क्लियर है। लोन इंटरेस्ट प्री का है 450, प्री का कितना है बोलो, इधर इधर देखो, प्री प्लस पोस्ट, पोस्ट यानी करेंट ईयर। इस साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,50,000 दिख रहा है, प्लस प्री का कितना है 4,50,000। 5 बराबर बराबर बांटोगे, 90,000 लोगे। कब से लेना स्टार्ट करोगे 90,000? जरा देखो घर कब कंप्लीट हुआ था, 1/4/2013। तो जिस साल कंप्लीट हुआ पूरा पोस्ट में आ जाएगा, यानी 13, 14 पोस्ट में, 14, 15 पोस्ट में, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 तक छूट मिलेगी। इस साल तो मिलेगी मिलेगी, यानी 4,50,000 का 1/5 बोलो ना कितना हुआ, 2,40,000 नहीं, तो आपको छूट मिल गई 2,40,000। बताओ कितना आया, 7,05,000 कितना रहा। टोटल कितनी इनकम आ गई, 5,05,000। नोट कर लें, मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा है। हाँ मान लेते हैं, आएगा ना लॉस, आने दो, लॉस होगा ना, लॉस का छूट मिलेगा ना तुमको। हाँ अभी तो तुम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसके बाद कैपिटल गेन पढ़ोगे, पीजीबीपी पढ़ोगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। अभी आप क्यों पूछ रहे हैं, अभी जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ते जाएं, बिल्कुल आगे का दिमाग छोड़ दें। बांटे तो हैं, क्या किया है मेरे लाल, 1/5 किया तो है। बच्चा बोल रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला आपने 1/5 क्यों नहीं बांटा। नहीं, हम लोगों से गलती है। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया। ये 1/5 होगा 3 लाख का, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 1,60,000। बहुत बढ़िया बाबू, बधाई हो आपको, बिल्कुल सही है। टोटल आपका लॉस हो गया 1,60,000। बोलो भाई, क्लियर है। अब जरा बताओ कितना आया। पाँच लाख देख लेना, 5,45 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बाबू, शाबाश।
कितना तेज बच्चा है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अरे जब बेटा बोल दिया वो ये लेट आउट है तो चुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे पास चुनने का मौका केवल हाउस नंबर 1 को है। मैंने तुम लोग को पहले भी बोला है कि अगर किसी घर से 1 रुपए की भी इनकम ड्रॉ कर ली गई तो वो अब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज नहीं कर सकते, तो बार बार वहीं पर क्यों जा रहे हो? बात खत्म। अगर आ रहे हैं आपके उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 से, देख ले आगे वही आने वाला है। खुश हो गए आप? हटा सकते हैं, देर ना करो बाबू। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हैं जितने भी दिए हुए हैं, सारे या तो आपके स्टडी मैट से हैं या तो प्रैक्टिस मैनुअल से हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। और शुरू में जो मैंने 10-12 दिए थे वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर श्याम ओन्स 2 हाउसेस विच आर ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। देखो ना तुम्हारी वाली बात, दोनों घर वो अपने रहने के लिए यूज करता है। यानी अब इस क्वेश्चन में हमको ये सिलेक्शन करना है कि कौन सा घर वो अपने रहने के लिए माने और कौन सा लेट आउट मान ले, डीम्ड लेट आउट किसको माने, यही तो था। चलो बधाई हो। द डिटेल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ हाउसेज एंड हिज अदर इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर। देखो अदर इनकम्स की बात करते हो भैया, तो हम यहाँ पर तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे हैं। अदर इनकम्स की बात करते हो, अभी तो मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज भी नहीं है सैलरी चैप्टर के अलावा कि अगर कोई इनकम आ जाए कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेज की, पीजीबीपी की, तो हाउ टू ट्रीट देम। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो विल स्किप दोज ट्रीटमेंट, हम उन ट्रीटमेंट्स को बिल्कुल किनारे कर देंगे, भूल जाएंगे कि ऐसे कोई ट्रीटमेंट हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्लियर है? लिखा हुआ है फेयर रेंट, अच्छी बात है। म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि एक्चुअल रेंट दिया ही नहीं है। दिया जाना चाहिए था ना? नहीं, जब कोई घर किराए पर उठा ही नहीं हुआ है तो एक्चुअल रेंट आने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 14-15, डेट ऑफ लोन एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट अटैच विद द रिटर्न ऑफ इनकम। द इंपॉर्टेंट लाइन इज नो एंड यस। अंडरलाइन कर लेंगे लास्ट लाइन को। अदर सोर्स ऑफ इनकम है 2 लाख रुपए, छोड़ दो। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, वो आप हमें बताओ, और किस घर को हम डीएलओ माने, डीम्ड लेट आउट। मेरे पास घर कितने हैं? 2। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, हाउस 1, हाउस 2। बोलो, पहले एक काम करो, हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और दूसरे ऑप्शन में उसको डीम्ड लेट आउट मान लो। पहले ऑप्शन में अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है तो इसको डीएलओ मानना पड़ेगा, और अगर इसको डीएलओ माना है तो इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड। बोलते क्यों नहीं? अब तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, बस खत्म हो गया। देखो ना, प्रॉब्लम यहीं की थी। जरा देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले जीएवी देखते हैं, पहले इसको कर लें बाद में उसको। अरे देखो ना कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है? माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। कितना होता है? कितना होता है? हमको एग्जामिनर तो आधे नंबर ऐसे ही दे देगा, नील नील लिखने पर, है कि नहीं? हाँ, एनएवी कितना? माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, नील, और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या घर पहला वाला 1499 के बाद लोन लिया गया है? हाँ। क्या घर 3 साल के अंदर पूरा हो गया? हाँ।
अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं और घर बनवाने और रहने के लिए ही लिया गया, ये तो तय है, दिख रहा है, तो हमें छूट कितनी मिलेगी? 30,000। आई दादा, फिर से बोल जरा, जो तू बोला रे। अरे मैंने सबसे लास्ट लाइन कही थी, इंपॉर्टेंट है, नो और यस। हमने सर्टिफिकेट अटैच ही नहीं किया तो हमें गवर्नमेंट कैसे 2 लाख की छूट दे देगी? हमें सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ता है कंप्लीशन का और एंड का। अगर आपके पास एग्जामिनेशन में ये इंफॉर्मेशन दी है तो आपको ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नो लिख करके इसने पूरे हमारे कंसेप्ट का कबाड़ा कर दिया। अब आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 30,000 ही मिलेगी। लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट अटैच विद द रिटर्न ऑफ इनकम, नो, देन द मैक्सिमम डिडक्शन विल बी अवेलेबल टू यू इज रुपीज 30,000। 30,000 बोले क्या दिया है? उसको यस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काट देंगे उस लाइन को, उधर मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने नहीं बताया। उस लाइन को काट देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने स्किप कर दी थी, उसको हटा देंगे आप लोग लाइन को। ठीक, वापस आते हैं। तो इस लाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, नो और यस का। जरा देखते हैं। अब बताएं आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी नो पर? सेल्फ ऑक्यूपाइड में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000 कितनी मिलेगी? 30,000। तो कितना इंटरेस्ट दिया है? 1,60,000। तो आप ले लें डिडक्शन 30,000। इसके हाउस 2 के बारे में बात करते हैं। कितना है? 2,20,000। यस यस, 1/4/2004 को लोन लिया है, यानी 1/4/99 के बाद। क्या 3 साल में कंप्लीट हो गया है? देखो ना, 4 5 5 6 6 7, 2 साल, 1 साल अभी और बाकी था, 1 साल अभी और बाकी था। चलो, पूरा 2 लाख का छूट मिलेगा क्योंकि वहां पर रिटर्न अटैच किया है इंटरेस्ट की। अब क्लियर हुआ? बोलो, यस लिखा है। चले आगे, बताओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 से कितनी? 30,000 माइनस, यहां 2 लाख माइनस। बोलते क्यों नहीं? अब बात करेंगे इनकी, कितनी आराम से खत्म हो गया। पहले घर को हम मान लेंगे वो लेट आउट है, तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों में अधिक हो 5 लाख, 5 लाख, और स्टैंडर्ड रेंट 4,50,000 जो दोनों में कम हो। बोलो ना। म्युनिसिपल टैक्स पेड 50,000, बचा कितना? 4 लाख का 30%। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,60,000, और रिटर्न अटैच नहीं किया है। कितनी छूट मिलेगी? 1,60,000 की। अरे लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तुम लोग का दिमाग क्यों एक जगह चिपक जाता है तो बाहर निकलता नहीं है? अरे वो केस तो केवल 30,000 और 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन तो केवल किस पर था? सेल्फ ऑक्यूपाइड पर। रिटर्न अटैच करने की जिम्मेदारी भी किस पर थी? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अरे लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे यस हो या ना हो। तो पूरी छूट मिलेगी कितनी? 1,60,000। 1,20। बोलो, इसकी बात करें। 5 लाख और 4.5 लाख में कौन ज्यादा है? 5 लाख और 6,20 में कम कौन है? 5। इसको इधर रखना था ना। तुम लोग बताते भी नहीं हो ना सर, हम राइटिंग बनाने के चक्कर में गलती।
चलो हाउस नंबर 2 डीएलओ की बात करते हैं। 5 लाख और 450, 5 और 6 20 में कम कौन है? बोलो। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 60,000। कितना बचा? एक 44, एक 42, कितना आ रहा है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस नंबर 2 में कितना है? 220। कितनी छूट मिल जाएगी? डीएलओ है, यस हो या नो हो? 2,20,000। बताओ इसका टोटल कितना आया? देख लेना टोटल कितना आया ऑप्शन ए से। टोटल कितना आया? यहाँ 80,000 का नुकसान बता रहा है, 58 का। कहाँ जाना चाहेंगे आप? आपको टैक्स देने का मन कर रहा है क्या? तो चले जाए। अगर आप होते तो कहाँ जाते आप? इस ऑप्शन को अवेल करते, क्योंकि आपको लॉस दिखाने का मौका मिल रहा है। अवेल। ठीक है ना? मिस प्रियंका इज द ओनर ऑफ अ बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 3 यूनिट्स। ओके, एक घर है उसके 3 यूनिट्स। यूनिट 1 कंसिस्ट 40% एरिया एंड यूनिट 2 एंड 3 आर इक्वल डायमेंशंस। तो 3 घर हो गए ना टोटल। बोलो। तो हम 3 घरों की ही बात कर लेते हैं, क्यों टेंशन पाले। हाउस 1, हाउस 2, ऊपर डिटेल लिख लोगे। एसएससी डॉक्टर प्रियंका, ऐसे प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लिख लोगे ना। चलो, 40% एरिया इसने कवर किया है, 30% एरिया इसने कवर किया, बाकी का रहा 30-30 दोनों ने कवर किया है, बस ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2008। ओके, 1 अप्रैल 1999 के पहले का ही हिसाब किताब है। क्यों? 1998 नहीं लिखा है, 2008 लिखा है। क्लियर है? द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 14-15 हैज बीन फिक्स्ड एट ₹2 लाख। इस पूरे घर की जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वो कितने पर फिक्स है? 2 लाख। म्युनिसिपल टैक्सेस हैव बीन लेविड एंड पेड 15%। टैक्स कितना है? 15%। द रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट इज 1,50,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 1,50,000। यूनिट 1 इज लेट आउट एट 10,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट फर्स्ट यूनिट का 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000 पर एनम। बोलो।
यूनिट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, अच्छा, और यूनिट 3 अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, तो हमको तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहाँ चला जाएगा? पीजीबीपी में। कॉलम इज ब्लैंक नाउ, हमें केवल इन दोनों की बात करनी है। बोलो, द टेनेंट डिड नॉट पे 2 months रेंट एंड रूल 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 2 महीने का 20,000, हाँ या ना? यानी मिला कितना अब एक्चुअल रेंट? 1 लाख। पक्का ना? शी पेड ग्राउंड रेंट, बेकार की चीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसने 4-5 में लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, 1,50,000 रुपए 14-15 में इंटरेस्ट बना। कितना बना इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन 1,50,000। इंश्योरेंस प्रीमियम शी स्पेंट 30,000 ऑन रिपेयर, डेप्रिसिएशन, हर ग्रॉस रिसीट, फलाना एंड ढिमाका। हमें बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, काम खत्म अपना। ये डिटेल्स हैं, आपके पास ये चार्ट बना हुआ है। कैसे? जीएबी सेक्शन 23 कैसे निकालेंगे? इधर देखें, म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख का 40% कितना? 2 लाख का 30% कितना? उससे कोई लेना देना है? स्टैंडर्ड रेंट 1,50 का 40%, 1,50 का 30%, उससे कोई लेना देना है? हम कर तो रहे, अभी आगे बढ़े कहाँ हैं? ये लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हमने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अरे करो तो आगे, अभी हमको बांटने तो फायदा तो बताने दो। तुम इतनी जल्दी बीमार क्यों हो रहे हो? अभी मैं कैलकुलेशन थोड़ी कर रहा हूँ, केवल अपनी जगह पर चीज़ों को रख रहा हूँ ताकि तुम लोग कहीं मिस्टेक ना कर दो। गलती यही होगी कि हम डायरेक्ट रखने लगेंगे। घर जाओगे जहाँ तुम लोगों ने प्लेस करना शुरू किया, गलतियाँ शुरू, हमको करने दो। एक्चुअल रेंट 1 लाख, क्यों? एक्चुअल रेंट डजंट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ 4 आर गिवन आर फुलफिल्ड। चलो, ये सब चीजें मैंने रख ली, खत्म हो गया ये। अब बताओ कितना आएगा जीएवी? 80,000 और 60,000 में जो कम हो, 60,000 और 1 लाख में जो अधिक हो। सोचना ही नहीं है, अगर एक्चुअल रेंट अधिक है तो यही जीएवी मान लिया जाता है, और ये क्या माना जाता है? अब क्लियर है? बोलो। माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स था आपके हाथ में 15%। 15% किसका? 2 लाख का, यानी 30,000, हाँ या ना? और 30,000 का 40%, और इसमें कितना आता है? अच्छा, 30,000 का 30% इसमें आएगा। लिखने में कोई बुराई है? नहीं। ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन 26,400, बोलो। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन? 1,50,000, 1,50 का 40%, 1,50 का 30%। क्या कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या 30,000 की? 3 साल के अंदर तो शायद मकान बन गया था। जरा देखो, लोन कब लिया गया था? 1/4/2008 को मकान बनकर तैयार है, बोलो। और लोन कब लिया गया था? कुछ 4-5 में। कहाँ लिखा है भाई 4-5 में? 4-5 लिखा है ना? चलो 4-5 से लेकर 4-5 को हटा दो, 5-6, 6-7, 7-8। मकान कब बना है?
देर हो गया ना, एक दिन लेट हो गया ना। हमें ये बताओ 4-5 लिखा का है पहले तो हमें अच्छा, लोन टेकन ड्यूरिंग 2004-5, तो 4-5 हटा दो, इसमें 3 साल और जोड़ दो, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 31 मार्च 2008 तक मकान बन जाना चाहिए, लेकिन मकान बना है 1 अप्रैल 2008 को। हो गई देरी, माफ़ करना, ये तो यही रहेगा, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट अब इसकी हो गई। देखो ना, एक दिन का हिसाब किताब देकर बच्चों को कंफ्यूज कर दिया नहीं। एक्चुअल है 45,000 और मैक्सिमम लिमिट है 30,000। क्यों? कॉज टुक मोर देन 3 years to get the house completed। हाँ है ना, to get the construction completed। आ गया? ये क्या आया? इनकम फ्रॉम कितना? 1600। बोलते क्यों नहीं तुम लोग? और इसका दोनों मिलाकर 28,400, नुकसान आ गया। दिस इज योर आंसर। सर बाकी इंफॉर्मेशन इधर देखो, जो घर बिजनेस के लिए गया उसका इंटरेस्ट ऑन लोन पीजीबीपी में, जो घर बिजनेस के लिए गया उसका डेप्रिसिएशन पीजीबीपी में, जो घर बिजनेस के लिए गया उसका ग्राउंड रेंट पीजीबीपी में, जो घर बिजनेस में गया उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पीजीबीपी में, जो घर बिजनेस में गया उसका म्युनिसिपल टैक्स पीजीबीपी में। अब क्लियर है? देखा जाएगा उधर। देखें क्वेश्चन नंबर 16 देखें। एक नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 में, को ओनरशिप का। मैंने तुम लोग को जब पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय साफ साफ बोला था सेक्शन 26 कवर्स को ओनरशिप, बोला था ना।
और मैंने कहा था कोई टफ नहीं है, ये मुश्किल से 1 मिनट में हो जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आए को ओनरशिप का मतलब एक ही मकान पर 2 लोगों का पैसा लगा हुआ है। 10 लाख का मैंने मकान खरीदा, 10 लाख में 6 लाख मेरा लगा, 4 लाख इसका लगा। मैंने 50 लाख का मकान खरीदा, 3 लोगों का पैसा लगा, 20 लाख 20 लाख 10 लाख। हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। तो कहा गया जब भी को ओनर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, बस भूल जाएं कि आप को ओनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, भूल जाओ। सारा कैलकुलेशन ये मानते हुए करो कि एक ही एसएससी है, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको तीनों में बांट दो उनके रेशियो के हिसाब से, बात खत्म। ज्यादा लोचा लेने की जरूरत नहीं है। देखो ना कितना सिंपल सा वर्ड है। सारा कैलकुलेशन एज सच करो ये मानते हुए कि सारा मकान एक बंदे का है। लास्ट में जा करके जितना रिजल्ट आए, ध्यान देना, जितना रिजल्ट आए उसको हिस्से में बांट दो। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। 2 ब्रदर्स, अरुण एंड बिमल, एक अरुण है एक बिमल है, को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर्स। हाँ है ना, हाफ इसका और हाफ इसका। कब बनवाया है? 98-99 में। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। घर कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 8। तो पक्की बात है 4 घर इसके हिस्से में और 4 घर इसके हिस्से में, यानी 4-4 यूनिट्स दोनों के हिस्से में आएंगी। Each co-owner occupied 1 unit for residence and the balance of 6 units were let out. एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी 3 घर लेट आउट है, 3 घर लेट आउट है। और लेट आउट क्या है? एट ए रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ पर यूनिट। 12,000 per month per unit. The municipal value of the house property is rupees 9 lakh. पूरे घर की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो कितनी है? और टैक्स कितना है? 20%। अच्छा, द अदर एक्सपेंसेस कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाओ। टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3 लाख, बोलो ना। वन ऑफ द लेट यूनिट रिमाइंड वैकेंट फॉर 4 months। अब इन 3 घरों में या इन 3 घरों में किसी एक घर में 1 यूनिट जो है वो वैकेंट थी, कितने महीने? 4 मंथ। Arun could not occupy his units for 6 months as he was transferred to Chennai. He doesn't own any other house. अरुण जिस घर में रहता था अपने, उस घर में भी 6 महीना नहीं रहा, शिफ्ट हो गया दूसरे जगह। द अदर इनकम ऑफ द अरुण एंड बिमल कोई मतलब नहीं, हमको कंप्यूट करना है पीजीपी हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने कहा भूल जाओ, मैंने क्या कहा? भूल जाओ कि ये घर 2 लोगों का है, मान लो ये घर एक ही बंदे का है। सर ये 3 लाइनें आपने क्यों खींची? 2 यूनिट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम गवर्नमेंट को क्यों बताने जाएंगे अलग अलग रहते हैं? एक घर वो, एक घर मैं, दोनों मिलाकर एक घर। बचे कितने घर? 6, जिनको मैंने किराए पर दे रखा है। 5 घरों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक घर के साथ प्रॉब्लम है कि वो कितने महीने वैकेंट रहा? 4 months वैकेंट, बोलो ना। बस अब तो ठीक है, 8 घरों का हिसाब किताब हो गया ना।
चलो म्यूनिसिपल वैल्यू 9 लाख का 8 से डिवाइड करो, एक घर का कितना आता है? एक घर का, तो 5 घरों का कितना आ जाएगा? पक्का ना? हो गया ना? यहां तक कोई दिक्कत? एक्चुअल रेंट कितना है? इसमें तो नील आएगा, इसकी बात करो। 12,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 1,44,000 5 घरों का कितना होता है? 12,000 के हिसाब से 7,20,000। भाई 12,000 पर मंथ है तो 5 घरों का बताओ ना, साल भर का आ रहा है। एक घर का कितना आ जाएगा? 1,44,000। 1,44,000 में घर वैकेंट है तो एक्चुअल में कितना मिला? 48,000 लेस कर दो 96,000। कितना मिला? 12,000 के हिसाब से 8 महीने का ही तो हाथ में मिला, 96,000। बोलो अब आओ, जीएवी क्या लोगे? इसमें तो आएगा नील, इसमें जो दोनों में अधिक हो। और क्या ये कम है वैकेंसी के कारण? अगर वैकेंसी नहीं होती तो शायद ये 1,44,000 होता और हम 144 ले लेते, यानी वैकेंसी के कारण है तो एक्चुअल रेंट। अब क्लियर हुआ? माइनस डिडक्शन, सॉरी म्यूनिसिपल टैक्स, सॉरी कितना है म्यूनिसिपल टैक्स? 20%। म्यूनिसिपल वैल्यू का नील, इसका 20% बताओ। 1,12,000 25 दूनी 50, 1,12,500, 1,12,500। इसका देखो 20%, 12,500, 22,500। क्या आ जाएगा ये? बताओ। कितना? ठीक है ना? माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट? हाँ 22,000 ना, 82 5 कितना? और इसमें सॉरी यार है माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन? 3,08,000 घरों का था तो 2 घरों का बताएं। अब देखें क्या ये 75,000 डिडक्शन मिलनी चाहिए? घर कब बन करके कंप्लीट हुआ है? द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 98-99, 1/4/99 के पहले। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है? कितनी डिडक्शन मिलेगी? 30,000। और दोनों घर को हम एक माने हैं तो ये मत कहना सर 2 घर का 60,000 ले लीजिए, एक ही यूनिट मानी गई है। कितनी डिडक्शन मिलेगी? 30,000। ये किनारे इसकी बात करते हैं। लेट आउट में 3,05,000 घरों का बताओ। 187 और एक घर का बताओ 37,500। पक्का? क्या निकल आया ये हमारा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
इसका बताओ। 237, हाँ 13,000, तीनों को जोड़ो, इसको माइनस करो, दोनों को जोड़ कर इसको माइनस करो। 2,07,000, 2,20,000, 2,21,700 हैं? आ गया? सुनो ना, कहानी खत्म नहीं हुई, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। अब क्या करें, इसको को ओनर्स में बांट दें। चलो, अरुण एंड बिमल 50-50, बताओ 1,00,000, तो अरुण के हाथ में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जाएगी 1,10,850, बिमल के हाथ में भी जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,10,850।